बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक कपल हमारे बीच में आता है। इस एपिसोड में एक शानदार कपल आपके बीच में है। डिटेल से आपसे बातचीत करेंगे कि आपको नौकरी करनी चाहिए या दुकानदारी, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए या फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। और वुमेन्स के लिए ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम हर एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और आप लिखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक नाम आपने बार बार लिखा और आज हम लोग बहुत लकी हैं कि वो पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। लुधियाना से एक बहुत शानदार कपल आज हमारे बीच में है, कुणाल एंड शैलजा कामरा जी। स्वागत है कुणाल सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। मैडम बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। कुणाल जी बहुत बिजी रहते हैं, बड़े लीडर्स हैं, आपने समय निकाला सर हमारे व्यूवर्स के लिए, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। और आप तो मतलब बस जस्ट ऑर्डर करिए, आप तो बड़े भाई हैं, काफ़ी समय से आपके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है। और इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा फील कर रहा हूँ आपके साथ मिलके और बैठ के। थैंक यू सो मच कुणाल जी। और हमने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भी मिलकर काम किया जब मैं प्रेसिडेंट था DSTWA में, तो कुणाल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और मिलकर हमने बहुत सारी मीटिंगें की और बहुत अच्छे से कुणाल जी न केवल मात्र कंपनी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तो इंडस्ट्री की सेवा के लिए जब भी मौका रहता है तो कुणाल जी हमेशा आगे रहते हैं। उसके लिए विशेष धन्यवाद कुणाल जी आपका। बिल्कुल रहूँगा जी। और ये इंडस्ट्री ने ना जाने मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। और इस इंडस्ट्री के लिए जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं हमेशा इस इंडस्ट्री के लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच कुणाल जी। आपका इंटरव्यू डाला आपका और मैडम का, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो कुछ मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण माझी ने लिखा है, आई एम एक्साइटेड टू सी यू। राकेश शर्मा ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह। चलते चलते ने लिखा है, कुणाल जी एक ईमानदार और प्रेरणादायक लीडर हैं, साथ ही दिल से बहुत अच्छे और प्यारे हैं। बहुत अच्छा एपिसोड होने जा रहा है। राजन महतो ने लिखा है, मैं कुणाल कामरा सर को बहुत फॉलो करता हूँ, कुणाल सर मेरे इंस्पिरेशन हैं। रविंदर ने लिखा है, बेताज बादशाह। अमनदीप सिंह ने लिखा है, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले सर आ रहे हैं। उसके बाद में डब्ल्यू पाटिल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड। और भारती राजपूत ने लिखा है, वेलकम बोथ ऑफ यू, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं कुणाल सर। पहले मैडम की कहानी से शुरुआत करते हैं। लेडीज फर्स्ट। शैलजा मैम, कहाँ जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग से कब आपका वास्ता पड़ा, पहला एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा जो जन्म स्थान है वो जलंधर पंजाब है। और मैंने ग्रेजुएशन BCA करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA की हुई है। उसके बाद मैंने 2 साल स्कूल में टीच किया हुआ है। अच्छा। 2012 में मेरी शादी हुई कामरा साहब के साथ, और उस टाइम पे ये MNC में जॉब कर रहे थे। और फिर विदिन 1 ईयर इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की। तब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग को जाना, और उसके बाद हमारी ये जर्नी चल रही है। और उसी बीच में हमारे 2 छोटे प्यारे बच्चे हुए हैं। और इनके साथ ही मैंने ये सफ़र शुरू किया है, और अब उसकी जर्नी हमारी चल रही है। चलिए, दैट्स ग्रेट मैम। बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे हमारे व्यूअर्स। पहले तो आपकी जोड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है कुणाल जी। थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, ईश्वर का शुक्र है। कहाँ जन्म हुआ, अब तक का सफ़र कैसा रहा कुणाल जी? जन्म हुआ मेरा काफ़ी लोगों को नहीं पता, वैसे मैं बेसिकली मंडी डबवाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से हूँ, और वहीं से मैंने पढ़ाई करी। और लगभग 25-26 साल मैं डबवाली में रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स तो खैर अभी भी वहीं पे रहते हैं। और उसके बाद मैं MNCs में सबसे पहले मैंने दुकान चलाई
अच्छा। जो मेरे फादर की जो हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस था उसी को मैंने संभाला। किस चीज़ की दुकान थी? हमारी थी गिफ्ट गैलरी थी। अच्छा। ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट आइटम्स, इस चीज़ की गैलरी थी हमारी। ओके। और उसके बाद फिर मुझे कुछ फील हुआ कि मुझे नहीं, ये आगे काम नहीं चल सकता। मुझे लगा कि हर एक आदमी के अंदर ना कुछ स्किल्स रहते हैं, राइट, ठीक है, कुछ जन्मजात स्किल रहते हैं, कुछ उसको बाद उसको इम्प्रूव करना रहता है। सो मैं जब दुकान पे बैठता था तब मुझे ये फील होता था कि कुणाल तेरे अंदर स्किल है कि तेरे पास कोई भी कस्टमर आता है तो उसको कुछ ना कुछ बेच देते हैं। मैं उसको सेल कर देता था। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन बारिश हो रही थी, 4 घंटे लगातार बारिश होती रही, और वो 4 घंटे मैं फ्री बैठा रहा। तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि यार ये 4 घंटे तेरा टैलेंट वेस्ट हो गया। ठीक है, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मैं लोगों के पास जाऊं और अपना टाइम ना वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे को लाइफ में 2 चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो मैं हमेशा से ज़्यादा सोचता हूं, समझता हूं। एक, डिसीजन लेने में आप कभी भी वक्त ना लगाओ, और दूसरा, समय खराब ना करो। ओके। सो मैंने उसके बाद दुकान छोड़ी और मैं एमएनसीज में आ गया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। मैं सारा दिन काम करता था, लोगों के पास जाके इंश्योरेंस बेचता था, मुझे मज़ा आता था उसमें भी। फिर मैंने लगभग एजेंट से शुरू होकर मैंने एक मैनेजर तक की पोस्ट में मैं पहुंचा। मैं लास्ट मेरी जो कंपनी थी वो एक एमएनसी थी, इट वाज एडलवेज टोक्यो। मैं उसके अंदर एक अच्छे प्रोफाइल पे था, अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले रहा था। तो उस समय भी जब हमारी शादी हुई तो मैंने जब छुट्टी मांगी अपनी शादी के लिए तो मुझे उन्होंने मना कर दिया। सो हाँ, 1 दिन की छुट्टी दी उन्होंने मुझे। फिर मैंने हनीमून की छुट्टी मांगी तो उन्होंने मुझे बोला या तो रिजाइन दे या फिर हनीमून पे जा। मैंने कहा यार जिंदगी में एक ही बार शादी होनी है, ठीक है, और आप वो भी एंजॉय ना कर पाओ तो फिर क्या फायदा। उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप काम करो और कभी ना भी करो तो भी काम चलता रहे। राइट। एक चीज। दूसरा, मुझे उस टाइम फील होता था कि मैं ऐसा बंदा था जो लगातार मेहनत करता था। मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं कि तुम काम करो या ना करो। मैं संडे को भी काम करता था। अच्छा। मेरी, कई लोगों को मूवीज देखने का शौक होता है, कई लोगों को अलग अलग हॉबीज होती हैं। मेरा हॉबी क्या है, मेरे को काम करना। मैं काम करता हूँ तो मेरे मन में खुशी रहती है। सो मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था जिसमें मैं जितना काम करूँ उतनी इनकम पाऊँ, और कभी अगर मैं ना भी करूँ तो भी इनकम आए। सो फाइनली मैंने ढूंढना शुरू किया कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और दुनिया पूरी देखने के बाद एक ही इंडस्ट्री मिली, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अच्छा, अब बाई चॉइस आए हैं, सोच के आए हैं? जी बिल्कुल। अरे वाह, वंडरफुल। तो फिर ढूंढना स्टार्ट किया, फिर कैसे सिलेक्शन किया कि भाई किस कंपनी में जाना है, क्या पैरामीटर्स है, किसके साथ जुड़ना है? मैं ये भी बहुत अच्छा किस्सा है। एक्चुअली मैंने इंश्योरेंस सेल किया। तो उस टाइम पे नहीं, हमारे यूलिप प्लान चलते थे, यूनिट लिंक मार्केट लिंक प्लान। उसमें इन्वेस्टमेंट होती थी मार्केट के अंदर। हम लोगों को खुल के बोलते थे कि भैया पैसा मार्केट में लग रहा है, बढ़ा तो आपका, अगर कम हुआ तो भी आपका। अब जिसका तो बढ़ गया उसने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, और जिसका थोड़ा सा कम हुआ, देख पैसे मैंने तेरे को दिए थे कुणाल, तू बता कैसे पूरे करेगा। सो उस दिन मैंने फील किया कि मैं जिंदगी में कभी ना लायबिलिटी वाला काम नहीं करना। राइट। ये मेरा एक पैरामीटर था। सो अच्छा, यहाँ से क्या हुआ कि जब मैं एक कंपनी में था, बजाज अलायंस के अंदर, मैं उसमें मैनेजर था। तब मैं कंपनी के 2 चैनल थे, एक एजेंसी चैनल और एक ऑल्टरनेट चैनल। ऑल्टरनेट चैनल में जो हमारा टाई अप था वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ था। अच्छा। राइट। सो मेरा टाई अप एमवे के साथ, आरसीएम के साथ, आईएमसी के साथ, ऐसी काफ़ी सारी कंपनियों के साथ था। तो मुझे वहाँ से इसका टेस्ट आया इस इंडस्ट्री का। ओके, लोगों से मिलना जुलना देखा आपने। ओके। हाँ, तब मैंने समझ किया, मैं कि यार ये इंडस्ट्री है जिसमें आदमी अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। ये तो मुझे समझ आ गई। लेकिन कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने प्लेटफॉर्म देखना शुरू किया। मैं काफ़ी सारी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ रहता था, तो मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो कंपनी की मैनेजमेंट की सोच, कि वो कहाँ सोच रहे हैं आगे, आज की नहीं, वो आगे 10 साल की, 20 साल की कहाँ पे सोच रहे हैं, और दूसरा कि वो कितने एथिकल है। सो मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंपनी ही अच्छी जिसमें मैं काम करता हूँ, इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। खैर, मैं इसमें आया तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगी कि लायबिलिटी कोई नहीं थी। लाइक ज्वाइनिंग फ्री थी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस में भी आता है। ज्वाइनिंग फ्री थी, और प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि रिपीट किए जा सकते थे, और हमारी जो मैनेजमेंट थी उनकी नेचर ऐसी थी कि जिसका जो बना दे दो, देना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो फाइनली मैंने 6 दिसंबर 2012 को मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और अभी मुझे लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल कुणाल जी। आपके पास में तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। आपने सोप पे बैठे, आप ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, फिर आप इंश्योरेंस में आए, जॉब किया आपने, और अब 10 सालों से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। तीनों की अगर हम लोग तुलना करें, और ऑब्वियसली देखो,
ये तो कहोगे आपकी भी डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 है, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी तुलना करें, तीनों की अच्छाई, कमियां, वीकनेस और स्ट्रेंथ जाने, तो लॉजिकली आप बताएं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग बेहतर है तो उनसे क्यों है? देखिए, मैं बिजनेस में था, शॉप में था, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ना 2 रहती थी। एक तो मैं कहीं जा नहीं सकता था, मैं दुकान पे बैठा हूँ, मतलब ना किसी के बर्थडे पे जा सकता हूँ, ना किसी की शादी पे जा सकता हूँ। संडे को हमारे ना वो इंस्पेक्टर आते थे दुकान बंद करवाने वाले, मैं उस टाइम पे भी शटर नीचे करके बाहर स्टूल लगा के बैठ जाता था। मेरा लड़का अंदर होता था, वो नीचे से सामान दे देता था। और कभी मैं किसी के, मुझे जाना भी पड़ गया अगर किसी के फंक्शन पे, तो मैं फंक्शन पे होता था, ध्यान मेरा 24 घंटे दुकान पे लगा रहता था। सो ये सबसे बड़ी उसमें दिक्कत थी। और दूसरी चीज़ क्या थी, आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्या आप जो काम कर रहे हो उसमें वो पोटेंशियल है? दुकान में नहीं थी। दुकान में नहीं थी। मैं जब भी सुबह निकलता था दुकान के लिए तो मैं ये सोचता कि कुणाल सारी ज़िंदगी ये करना है? नहीं, ये नहीं करना मुझे कुछ अलग करना है। लोग ना किस्मत की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि किस्मत यहां से शुरू होती है। पहले आप सोचना शुरू करो। आप जो चीज़ सोचना शुरू करते हो ना, वो आपके सामने वैसी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। सो मैंने जब सोचना शुरू किया तो मेरे चीज़ें मेरे पास आनी शुरू हो गई। सो फाइनली मैंने, उसके बाद मैं जॉब में आया। तो दुकान में आपको लगा कि हाँ लिमिटेशन है, Exactly. एक लिमिट तक जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। हाँ, ये ड्रॉबैक लगा आपको। हाँ, ठीक है। फिर जॉब में आए। जॉब में आया। अब जॉब में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली, मेरी मार्केटिंग की जॉब थी, ठीक है। और मैं कहीं पे भी जाके काम कर सकता था, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। मैं बैठ नहीं सकता था एक जगह पे, ठीक है। लेकिन जॉब के अंदर से फिर मुझे चीज़ें आई कि एक ये बात है 2008-9 के आसपास की बात है, तब रिसेशन आया था बहुत बड़ा। शेयर मार्केट 20,000 से एकदम से 8-9,000 6-7,000 के ऊपर आ गई थी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। मेरा एक दोस्त था, उसने सुसाइड कर लिया था। वो मैनेजर था कंपनी के अंदर, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा उसका। वो जब सुबह अपनी जॉब के लिए निकला, ऑफिस पहुंचा तो गार्ड ने बोला कि सर आप जॉब में नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये इनसिक्योरिटी प्राइवेट जॉब्स के अंदर मुझे बहुत ही गलत लगी। एंड मोर ओवर अगेन लिमिटेशंस उसके अंदर भी थी। सो इनसिक्योरिटी और ये चीज़ें दोनों मुझे जॉब में जो नहीं सूट करी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, मेरा मानना है कि आपको ज़िंदगी में ना एक सुकून वाली ज़िंदगी जीने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक पैसा, एक समय, ये तो सब बोलते हैं। तीसरा रिस्पेक्ट भी चाहिए। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा प्यार भी चाहिए। मतलब एक दुकानदार है, मतलब कोई आके उसके गले में माला थोड़ा ना डालेगा यार। ठीक है। मैं नौकरी करता था, मुझे साल में एक बार अप्रिशिएट कर दिया, मेरी प्रमोशन हो गई। और वहाँ पे तो ये हालत थी, मान लो इस महीने मैंने बिजनेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2011 दिसंबर में आई वाज इन पैन इंडिया टॉप 10, राइट। सो मेरे को सम्मान किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर, अरे सीखो कुणाल से, कुछ देखो ये कितना बिजनेस कर रहा है। जनवरी में मेरी शादी थी, मेरा बिजनेस 0 था। और भाई साहब वो क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हैं ना प्राइवेट नौकरी वाले, मतलब मैं बस बता नहीं सकता आपको। तो मैंने कहा यार इस जिल्लत की जिंदगी का क्या फायदा। सो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सको। मैं शुरू से अंदर से मेरे अंदर कुछ रहता था कि मेरे को कुछ अपने आप को प्रूव करना है। सो मैंने अपने आप को प्रूव किया। और आज लोगों ने मेरे घर पे तस्वीरें लगा रखी हैं, डीपीज लगा रखी हैं, जहाँ जाता हूँ गले में फूल मालाओं से भर देते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी एमपी में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो लोगों को पता लग जाए कि मेरी ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है, 2 मिनट रुकने वाली है, तो लोग भर भर के ट्रेनों के अंदर आ जाते हैं, गले में माला डालते हैं। लोग बैठे होते हैं साथ में, सोच रहे हैं यार ये कौन है आदमी जो अभी तो हमारे साथ नॉर्मल सा बैठा हुआ था। सो ये जो चीज़ें ना मुझे कहीं नहीं मिली। ऑफकोर्स पैसा कमाया मैंने। जब मैं आया तो मेरा पहले महीने का पे आउट TDS काट के 73 रुपीज़ था। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल मैं फोकस था। मुझे पता था कि मैं किस काम में आया हूँ। यहाँ पे रातों रात पैसा नहीं आने वाला। मैं लगा रहा। और उसके बाद 1,200 रुपये आए, फिर 2300 रुपये आए, 40,000 आए, 50,000 आया, 1 लाख आया, 2 लाख आया, 10 लाख आया, 20 लाख आया, 25 लाख, बढ़ते गए वो पे आउट सारे। और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा था। ठीक है। जो नौकरी में एक इनसिक्योरिटी थी ना, मतलब आप यू वॉन्ट बिलीव, जितने मैंने 8 साल नौकरी के अंदर पैसे कमाए होंगे ना, उतने 1 साल में से उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। और सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है डायरेक्ट सेलिंग में कि भाई टीम बन गई, नेटवर्क बन गया है, अब लोग तो काम करेंगे, पैसा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। देखिए, आप ये सोचो कि आपने एक बार बना ली टीम, खत्म नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपका प्रोफाइल चेंज होता जाएगा, राइट। ठीक है। टीम बनाना एक स्किल है, टीम को आगे लेके जाना और टीम को संभाल के रखना, ये अलग अलग स्किल्स हैं, राइट। टीम बनाना और टीम को मैनेज करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप काम से हट जाओगे तो नहीं होने वाला, राइट। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। सो
मैं रखता हूँ। मेरा बेसिकली मेरा एक अलग तरीका है काम करने का। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी किसी टीम के बंदे का कॉल आया, सर ये काम करवा दो, तो मैं उसको प्रोसेस बताता हूँ कि भैया ये बंदा है, ये नंबर है, इस तरीके से बात करना, काम हो जाएगा। नहीं होगा तो मेरे को कॉल करना, ठीक है। आईडी भी लगानी होती है ना, तो मैंने आज तक, आप बिलीव नहीं करोगे, लाखों लोग मेरी टीम में हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने आज तक किसी की आईडी अपने हाथ से नहीं लगाई। अच्छा। मैं बैठता हूँ उनके पास, बंदे के पास, मैं कहा सर ये रही ऐप, ऐसे लॉगिन होता है, सिखाते हो पहले दिन से। हाँ, आप अपना फॉर्म खुद भर लो। अब वो क्या हो गया, उसको कॉन्फिडेंस में आ गया बंदा कि हाँ ये तो आसान काम है यार। मैं उसी को करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। ऑब्वियसली भाई, इसी ने जिंदगी बनाई है, इसी ने। चलो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। please। जब हमारी मैरिज हुई थी, तो जब MNC से ये क्विट कर रहे थे और कुछ अपने लिए सर्च कर रहे थे, तो ये मुझे बोलते थे कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जिसमें मैं लोगों की वेट ना करूं, लोग मेरी वेट करें। और फाइनली इनको ऐसा मिला जहाँ पे लोग इनका इंतज़ार करते हैं, ना कि ये लोगों का इंतज़ार करते हैं। दैट्स ग्रेट। शैलजा जी, एक चीज़ बताइए, आपकी जो सहेलियाँ होंगी उनकी भी शादी हुई होगी, बात रहती होगी परिवार में, और दूसरी भी वुमेन्स लेडीज़ होंगी, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करता है कि भाई किसी सहेली का जो हस्बैंड है वो बिजनेस में होगा, जॉब में होगा, कुणाल जी डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन अगर होता होगा तो क्या फ़र्क लगता है आपको एक डायरेक्ट सेलर की? देखिए, हालांकि आप बिजनेस में एक्टिव हैं, उस पार्ट को थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर की स्पाउस होने में और दूसरी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा जब कुणाल जी जॉब में भी थे, तो क्या अंतर आपको लगता है? ये सीरियसली बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स की बात करूं, तो चाहे वो वर्किंग भी होती हैं, लेकिन वो लाइफ को उस हिसाब से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, और वो वाली रिस्पेक्ट भी नहीं उस हिसाब से मिलती जो एज मतलब इनकी वाइफ होने के नाते मिलती है। क्योंकि बहुत डायरेक्ट सेलिंग में एक नेम एंड फेम बहुत स्पेशल बनता है, और उसमें जैसे कि हम कपल हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ, तो मुझे भी खुद को वो नेम और फेम बहुत अच्छे से मिला है, और बहुत मतलब मुझे लकी मानते हैं कि मैं इनकी वाइफ हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, और कुणाल जी ने भी इस बात को बोला। कुणाल जी, मेरे साथ में भी ये घटना घटी। मेरी लाइफ में क्या रहा, मैंने अपना करियर जॉब से स्टार्ट किया। मेरी जो सैलरी थी वो 500 रुपये थी, एक प्राइवेट टीचर था मैं। एक साल में मुझे लगा कि यार सपने यहाँ से पूरे नहीं होंगे, बिज़नेस करना चाहिए। फिर मैं केबल टीवी का बिज़नेस करने लग गया। केबल टीवी के बिज़नेस में पैसा तो आ रहा था, लेकिन वहाँ पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, मुझे केबल वाला कहते थे। यही होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पिंच करती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार पैसे के साथ में मान सम्मान होना चाहिए और टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, और टाइम फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, क्या करूं, और फिर मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई, मैं उसके साथ में जुड़ गया कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ हर व्यक्ति की चाहत है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको मान सम्मान मिले, और ये आपने कहा और मैं भी इसको मानता हूँ। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जितना रिकग्निशन, जितना मान सम्मान, जितना दिल से इज्जत डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है जी, उतनी बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मिलती है। जी बिल्कुल। तो ये इसका बहुत खूबसूरत पहलू है। व्यूवर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं कुणाल जी, कुछ प्रश्न मैं लेता हूँ। जी बिल्कुल। परमेश्वर सिंह का प्रश्न है, कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी एथिकल है और गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो कर रही है? परमेश्वर जी, सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो फोर्सेबल सेलिंग है वो गलत मानी जाती है। लाइक ज्वाइनिंग के ऊपर अगर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है कि ज्वाइन करने के लिए आपको इतने की किट लेनी पड़ेगी या इतने की आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो वो समझ लीजिए वो कंपनी इलीगल है। मैं कई बार अपनी सेमिनार्स में भी कई बार मैं ये बात बोलता हूँ कि जो कंपनी आपको 2 जोड़ने पे 1000, 4 जोड़ने पे 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार है ना। तो ऐसी कंपनियों से बच के रहें। वो बेसिकली प्रोडक्ट बेच रही है लेकिन उनके पास प्रोडक्ट है नहीं, राइट। सो ये वाली कंपनी है ना, इनसे बच के रहें। और दूसरा है कि
कुछ कंपनी एक और आ गई हैं जो कहती है कि जी ज्वाइनिंग तो फ्री है, लेकिन आपको आईडी ग्रीन करने के लिए ये लेना पड़ेगा, ठीक है, वो कान को घुमा के पकड़ रही हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यही आती है। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं लेके आ सकते। आजकल कुछ आ गए, आजकल क्या पहले से आते रहे हैं, ये तो आते रहेंगे, हर 2 साल बाद कोई ना कोई नया ड्रामा इस इंडस्ट्री के अंदर मैं देखता हूँ। सो इनसे बच के रहें। ये एक आदमी पैसे कमाता है तो सैकड़ों के पैसे डुबोता है। सो ये बेसिकली है। और आगे भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद के होने चाहिए, प्रोडक्ट का रेट होना चाहिए कि वो लगे इतने का है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि आप 20 रुपये की चीज़ को आप 500 रुपये की करके बेच रहे हो। सो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें जिनसे आप कंपनी को देख सकते हो कि वो सही है या गलत। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ, ये ममता यूके का प्रश्न है। मैं जिस कंपनी से बिलोंग करती हूँ उसका प्रोडक्ट भी यूजेबल है और इनकम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फिर भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करूँ? सो ममता जी, ये जो आपने सवाल किया ना, ये मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं उनको जवाब यही देता हूँ कि ये जो हमारा बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम है ना, वो लोगों को सुनाने का और मनाने का ही है। अगर आपने उनको सुना दिया और मना दिया तो आपका काम खत्म, उनका शुरू, राइट। सो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि उनको समझाने का, सुनाने का, मनाने का ही काम है। अब सवाल ये आता है कि आपकी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको समझाना नहीं आ रहा। ये एक स्किल है, राइट। ये स्किल्स हैं, ये जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो पहले महीने मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया, राइट। मेरे को जो भी आदमी मिलता मैं उसको प्लान बताता, आदमी ज्वाइन तो कर लेता, आधा घंटे बैठ के मैं उसको पूरा डिटेल बताता, लेकिन अगले दिन क्या होता, मेरा वो फोन ही नहीं उठाता था। फ्री की ज्वाइनिंग होती तो कर लेता था, लेकिन अगले दिन फोन नहीं उठाता था। सो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने उसके बाद मैं बैठा और मैंने एनालाइज किया कि गलती कहाँ पर हो रही है। मैं तो इनफैक्ट मैं अपनी वीडियो ऑडियो ऑन करके बैठता था, मैं उसको बाद में सुनता, मैं कहा नहीं यार ये गलत बोल गया तू। फिर मैंने उसको मैंने एनालाइज किया और देखा कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, उसको कितना टाइम देना चाहिए बोलने के लिए, मुझे कहाँ पे बोलना चाहिए। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। एक वो टाइम था जब मैं लोगों को प्लान करता था और लोग अगले दिन मेरे को भूल जाते थे। एक आज का टाइम है जब मैं अगर किसी आदमी के साथ 15 मिनट बैठ जाऊँ ना, तो रात को उसको सपने में भी मैं ही आता हूँ। सो अपने स्किल्स को डेवलप करिए, अपनी अपलाइन से मिलिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए और देखिए कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। शैलजा मैम, कोई लीडर इस इंटरव्यू का देख रहा है और उसकी वाइफ जो है बिजनेस में एक्टिव नहीं है, वो करना चाहता है लेकिन वो उतने इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो स्पेशली ऐसी वुमेंस को आप क्या सलाह देंगे? उनको एक्टिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या मान लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वो किस प्रकार अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है? इस चीज़ के 2 पहलू हैं। अगर तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हैं, वो ना इन्वॉल्व होके भी इन्वॉल्व रह सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वाइफ को प्रॉपर अपना 100% देना चाहिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। अगर वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट 100% दे रही है, तो हस्बैंड भी 100% फील्ड में जाकर अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अपना अपना रोल जो है वो बेस्ट प्ले करेंगे, तो दोनों ही ग्रो करेंगे। एक टाइम आ जाएगा और उसकी एग्जांपल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम दोनों ही हैं, कि अगर हम अपना बेस्ट, हमने अपना एक टाइम पे बेस्ट दिया है, तो हमें भी आज वो बेस्ट मतलब आपने घर को संभाला, कुणाल जी को छोड़ दिया फील्ड के लिए, क्या फील्ड संभाला? हमारी बच्चे बीमार हो रहे हैं तो इन्होंने देखने हैं, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है इन्होंने देखने हैं, वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी पे जाना है, कुछ भी है, घर का कोई भी काम है, राशन लेके आना है, सब्जी लेके आनी है, वो सब इन्होंने देखना है। ये नहीं है कि भाई अब हस्बैंड आएगा तो वो राशन लेके आएगा। खैर अब तो चीजें कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि एक ग्रोइंग स्टेज थी हमारी, राइट। सो उस टाइम पे घर का सारा पार्ट इन्होंने देखा, राइट। और मेरे को कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं, मैंने इनको बोल दिया, इनको पता था कि अगर मैं मीटिंग में हूँ तो ये जैसे लेडीज आमतौर पर कब आओगे हैं, इतनी देर हो गई, इनका फ़ोन नहीं आना, इनको पता है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो अपने आप कॉल कर लेंगी। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे, सबके छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, मतलब बहुत 4 साल का गैप है हमारे दोनों बच्चों में। तो लेकिन रात को भी हमें इमरजेंसी में, मुझे मतलब उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है, मतलब 1-1, 2-2 बजे भी इमरजेंसी में। लेकिन अगर ये नहीं है तो मैंने कभी इनको कॉल करके नहीं बोला था कि ये मैं कैसे मैनेज करूं। एक बार का मैं बताना चाहूँगा एक घटना। मैं एक दिन सुबह बिल्कुल रेडी होके मैं एक
फ्रेंचाइजी की ओपनिंग और मीटिंग के लिए जा रहा था, कार्ड बटे हुए थे मेरे नाम से। सो मेरा बेटा सुबह सुबह उसकी चीखने की आवाज़ आई, वो 1 फुट स्कूटी चला रहा था, वो फिसल गया और पैर में फ्रैक्चर आ गया। हम लोग तुरंत उसको लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं था, इधर से मेरा 200 किलोमीटर दूर मुझे जाना है। सो अब इस सिचुएशन के अंदर मैं मीटिंग में निकला, ये मेरे नेबर के साथ उनकी गाड़ी में बिठा के मेरी मेड गई और डॉक्टर के पास लेके गए, स्कैनिंग किया, फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ा, 40 दिन का बेड रेस्ट उसको मिला। आप मीटिंग के लिए निकल? मैं मीटिंग के लिए निकल गया, ठीक है। और मैं भरे मन से निकल गया, अब जाना कौन चाहता है, लेकिन देखो जिम्मेवारियां हैं, जो हमारी टीम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरह ही है, ठीक है। और लोगों, मैं एक चीज़ ना सबको बोलना चाहूँगा कि अपनी कमजोरियाँ कभी भी लोगों के सामने आने मत दें, कभी भी अपने आप को बेचारा मत लेके आए। आपकी प्रॉब्लम आपकी है, वो लोगों की नहीं है। अगर मैं मीटिंग पे नहीं जा रहा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि बंदे ने बहाना कर दिया, मुझे कैसे भी करके पहुंचना है, मेरे को अपनी चीज़ों को मैनेज करना और पहुंचना है। मैं गया और कहीं ना कहीं ईश्वर भी जो है हमारे वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि इसको मैं बड़ा देना चाह रहा हूँ, तो क्या ये उसके काबिल है, इतना मजबूत है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सके। सो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हमने मिलकर मैनेज की हैं। दैट्स ग्रेट। एक पार्ट तो ये हो गया शैलजा मैम कि जो वुमेन्स करना मतलब एक्टिवली करना नहीं चाह रही हैं, उनकी स्थिति वैसी नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो वो इस प्रकार से सपोर्ट करें हस्बैंड को कि भाई आप वहाँ संभालो, हम यहाँ पे संभालेंगे। जो करना चाह रही हैं, अभी आप जैसी स्थिति आ गई, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप कैसे लें, कैसे इन्वॉल्व हों बिजनेस में? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका बहुत गैप डला है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करना चाहिए। किसी भी तरह से, मतलब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सिखाने वाले बहुत सारे हैं, हम सीखना चाहते हैं तो सिखाने के लिए बहुत है, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। और जो जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अभी की देती हूँ, तो अभी भी जैसे हमने आना था तो मेरे बड़े वाले बेटे को वायरल हो गया, हाई फीवर था उसको, पूरी रात उसको बहुत फीवर था, लेकिन सुबह हमने निकलना था तो हमने जैसे मैनेज किया हुआ था कि कहाँ पे बच्चों को छोड़ना है, तो वो सारा मैनेज करके हम निकले। वो भी टाइम था और ये भी टाइम है, लेकिन जब करना है तो करने के लिए जब मन में ठाना है कि कमिटमेंट्स होती हैं कि हमें आगे जाना है, हमें मीटिंग्स करनी है, हमें फील्ड में जाना है, तो उस चीज़ को हम लोग करने पे आते तो कर ही लेते हैं। अगर ना करने के भी बहाने और करने के भी बहाने हैं, ये ऑप्शन हमने लेना है कि कौन सा लेना है। राइट। तो इसका एक और फ़ायदा मुझे कुणाल जी लगता है, जब हम लोग मिलके काम करते हैं तो दोनों क्वालिटी टाइम आपस में बिता पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। ये दिल की बात है, सीरियसली। मतलब पता क्या होता था पहले, जैसे क्या होता था कि टीम में तरह तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो मैं कई बार मेरा मूड खराब है, मैं घर में आता हूँ तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रही मेरी प्रॉब्लम को, राइट। सो हम लोग बात भी नहीं करते आपस में। अब बात भी क्या करें, अब जब से हमने काम करना शुरू किया इकट्ठे, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। मैं भी बताता हूँ कि यार ये हो गया, उसने ये किया, ये चल रहा है, ठीक है। तो हम अब आपस में बातें करने लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि पहले नहीं होती थी। राइट, कॉमन सब्जेक्ट मिल गया, अभी कॉमन सब्जेक्ट मिल गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, सबसे चीज़ अच्छी कि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, ये वीडियोज़ देखती रहती हैं, मेरी मीटिंग्स भी अटेंड करती हैं। सो मेरे जाके पूछती हैं, लाइक हम लोगों ने अभी क्या किया है, ये खुद ही बताएंगी। जैसे जो लेडीज़ हैं, हस्बैंड चाहता तो है कि लेडीज़ काम करे, ठीक है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आदमी के साथ काम ना करे। लेडीज़ के साथ तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, वो चाहता है कि वो आदमी के साथ काम ना करे। तो हम लोगों ने एक नया सिस्टम उसमें लेके आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना अलग से फीमेल्स का ग्रुप बना लिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही वर्किंग करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में। हाँ प्लीज़। हमने एक फीमेल विंग बनाया है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं उस ग्रुप में, उस मीटिंग में, और वो अपना जो भी उनका फील्ड वर्क है वो सब शेयर करती हैं, सीखती हैं, सिखाती हैं। तो बहुत अच्छी हमारी इस चीज़ में पिच चल रही है, बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। तो इससे क्या है कि कोई भी महिला को ना तो मीटिंग में आने में प्रॉब्लम है, ना ही कुछ अपना फील्ड में जाने में मतलब एज सच की प्रॉब्लम है, कि क्योंकि एक जब हम इकट्ठी महिलाएं हो जाती तो एक महिला दूसरी महिला की एक एग्जाम्पल दे सकती है, और देती भी हैं कि ये देखो ये भी कर रही हैं। तो इससे बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि महिलाएं भी इजीली इस इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं और अपने चैलेंजेस भी खुल के बता सकती हैं, क्योंकि सारी वुमेन्स हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बेटर होती है बीइंग ए वुमेन। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि जब से मैंने मतलब इस ग्रुप को लीड करना स्टार्ट किया है, मतलब एवरी फीमेल ऑफ आवर ग्रुप इतनी खुश है कि मैम आप आए, हमें मतलब ऐसे लगे जैसे
मतलब कि हमें एक मदर मिल गई होती है। बिल्कुल मैं बहुत सारे लोगों से बहुत छोटी भी हूँ, बड़ी भी हूँ, लेकिन एक मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए उनका कुछ भी है, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझाने के लिए, मतलब कोई मिल गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। हाँ, और अभी क्या होता है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो ये मेरे से शेयर करती हैं कि जैसे अभी एक फीमेल थी तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनके हस्बैंड जो उनको कहते हैं कि भाई तुमने काम नहीं करना, ठीक है। तो उसने बताया, तो मुझे उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने उनको बोला कि आपको मार्केट में फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मीटिंग सेमिनार पे वो नहीं जाना चाहते तो मत जाएं। आपके सर्कल में लेडीज़ तो हैं ना, आपकी भाभी है, आपकी देवरानी है, ननद है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, वो है ना, आप उनके साथ काम करो। मतलब काम वो इस तरीके से हम लोग ये आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं कि आप इस तरीके से इनको आप आगे गाइड कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं कुणाल जी। जी, पवन जैन का प्रश्न है, सर डायरेक्ट सेलिंग में आज की यंग जनरेशन को लेकर आए। आज के यंग जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग को बहुत हल्के में लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जी बिल्कुल पवन जी, असल में क्या होता है ना, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में अभी तक लॉ बनने में थोड़ा सा समय है, राइट। और जब तक नहीं बनता ना, तभी मैं बता रहा हूँ, उससे पहले ही बड़े वाली सक्सेस आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। जब कंप्यूटर इंडस्ट्री लॉन्च हुई थी, कंप्यूटर आया था, तब लोगों ने इसको नकारा कि यार ये आदमियों का काम कंप्यूटर कैसे करेगा। लेकिन उस समय पे जिन्होंने काम शुरू किया वो बड़े बन गए। मोबाइल आया जब इनिशियली लोगों ने शुरू किया तो वो बड़े बन गए। सो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज के वक्त ही काम करने का फ़ायदा है, अगर आप बड़ा सक्सेस लेना चाहते हो, राइट। आज अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही थी तो उसको मोबाइल की दुकान खुलवा देते हैं, चल शादी हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा समय आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का भी आने वाला है। लेकिन अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। मार्केट में कुछ गलत कंपनियां भी हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूं कि कुछ लोगों का ना सॉफ्टवेयर ही खराब होता है, जन्मजात सॉफ्टवेयर खराब होता है। मेरी टीम में भी कई बार लोग आए हैं, उनको मैं सही तरीके से समझाता हूं, उनको बोलता हूं कि आप जितनी ईमानदारी से काम करोगे ना उतना आगे जाओगे। लेकिन वो सही काम को भी गलत तरीके से करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अब ऐसे लोग और ऐसी कंपनियों की वजह से ना इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदनाम होती है, राइट। सो आपने लोगों को बैठ के समझाना है, उनको बताना है कि ये है इंडस्ट्री, ये कंपनी है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि भाई मेरी ज्वाइनिंग फ्री है, तुमने मेरा 200 रुपये का प्रोडक्ट लिया, राइट, तुम्हें अच्छा लगा तो 4 लोगों को बताओ, 4 लोग लेंगे तो तुम्हें पैसा आएगा, नहीं लिया तो तुम अपने घर में अपने घर, ठीक है। वो चीटिंग करने वाली कंपनियां जो है ना वो हमें उनके साथ मिला लेते हैं। इस वजह से तो थोड़ा हमें अंतर बताना पड़ेगा कि जी। चीटिंग कंपनी वाली ये हैं, हाँ, सही ये हैं। और मुझे लग रहा है अगर देखिए आज का यूथ पढ़ा लिखा है, चीज़ों को समझता है लॉजिकली, अगर हम बात करें तो अगर हम लॉजिकली उसको बताएंगे, डाटाज दिखाएंगे WFDS से कि भाई वर्ल्ड वाइड इतना इंडस्ट्री का टर्नओवर है, इंडिया का ये है, ये ग्रोथ रेट है, ये संभावनाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बार अगर आएंगे तो फिर बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं हमारे बिल्कुल। हम लोगों को गाइड करते हैं कि आज अमेरिका की जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग की कहाँ है और हम लोग कहाँ बैठे हैं। ये सारे डाटास दिखाते हैं, कंपैरिजन बताते हैं, हम खुद के बारे में बताते हैं कि हम लोग नौकरियां छोड़ के आए हैं। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, राइट। मैं वो सब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो कुछ देख के ही आया हूँ मैं, ठीक है। सो थोड़ा सा उनको बताना कि इसका फ्यूचर क्या है और ये कंपैरिजन बताना कि गलत क्या है और सही क्या है, तो लोग आते हैं। और वैसे भी यार बताओ, नौकरियां कहाँ हैं सर, नौकरियां राह कहाँ गई, ठीक है। मैं तो कई बार बात करता हूँ अपनी मीटिंग्स के अंदर कि सरकारी नौकरी नाम की जो चीज़ है ना, हम आने वाले समय में अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करेंगे कि एक होती थी सरकारी नौकरी, जिसके पास होती थी सरकारी नौकरी उसको मिलती थी अच्छी छोकरी। सो ये जो रिप्लेस करेगी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी करेगी। और एक बात याद रखना मेरी, मैं आज बोल रहा हूँ, आज के 10 साल के बाद इंडिया को मजबूरन इस इंडस्ट्री को आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर कहाँ है, कोई है ही नहीं रोजगार। आपको बिजनेस करना है, एक्सपीरियंस चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें भी सक्सेस के रेशो कितनी है, नौकरी है नहीं, तो यही बचेगी, समय रहते कर लो वरना कल को मजबूरी में करनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कुणाल जी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और दोनों आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैम ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई कि हम वुमेंस का एक ग्रुप बना के अलग से उसको लीड कर सकते हैं, तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस है सर। इंडस्ट्री की सेवा करनी है, मिलके आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों आए, समय निकाला, स्पेशली आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी और मैडम ने स्पेशली बोला घर में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, उस कंडीशन में भी आप आए, दिल की गहराई से दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत दी, थैंक यू सो वेरी मच। और आगे भी कभी भी इंडस्ट्री के लिए, और आप बड़े भाई हैं, आपको भी कभी हमारी ज़रूरत पड़े एनी टाइम। थैंक यू सो मच कुणाल सर।
आपके लिए और शैलजा मैम आपके लिए एक छोटा सा ये भेंट है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, प्लीज। सो ये थे शैलजा जी और कुणाल कामरा जी, एक बहुत शानदार कपल लुधियाना से हमारे बीच में आए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत की और आपका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बढ़ा होगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।